रवि ने धीरे से पूनम की शर्ट की जिप को छेड़ा था। पूनम घबराकर पीछे हटी थी। रवि, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अगर हम पकड़े गए तो, अगर कोई यहाँ आ गया तो, अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो क्या होगा? तुम्हें तो पता है ना मेरे पापा कितने पहुंच वाले हैं। पूनम अभी तक परेशानी के आलम में थी, जबकि रवि भावनाओं से भरा हुआ था। यार पूनम, कम ऑन, कब तक परेशान रहोगी? हम शादी कर चुके हैं। देखो, तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, फिर किस बात का डर है? रवि इस नए रिश्ते का एहसास पूनम को दिलाना चाहता था, जिसके कारण वह इस वक्त पूरी तरह मदहोशी में था। रवि, शादी तो हमने कर ली है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मेरे माँ बाप कभी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। पापा तो तुम्हारा नाम सुनकर ही गुस्से से लाल हो जाते हैं, और अब तो तुम मेरे पति बन चुके हो। न जाने वह गुस्से में क्या कर बैठेंगे। पूनम, आखिर कब तक यही बातें करती होगी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों एक हो चुके हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम पति पत्नी हैं। 7 फेरे लेकर हमने मंदिर में शादी की है। ये मंगलसूत्र इस बात की गवाही है कि तुम अब 7 जन्मों तक मेरी हो। तुम्हारे पापा कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, वह शादी जैसे बंधन को ठुकरा नहीं सकते। रवि ने बात पूरी करते ही अपने होठों को पूनम के होठों पर रख दिया था। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन रवि अब उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। वह जानता था कि पूनम इस वक्त बहुत डरी हुई है, और अगर उसने पूनम को अपनी मोहब्बत की पनाहों में नहीं जकड़ा तो वह इसी तरह की बातें करती रहेगी, और कम से कम वह आज की यह रात बर्बाद करना नहीं चाहता था। पूनम को पाने के लिए उसने हर हद पार की थी। अपने माँ बाप का घर छोड़कर वह पूनम के साथ इस दूसरे शहर नई जगह आ गया था, ताकि वह अपनी मोहब्बत को पा सके। लेकिन पूनम बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। कुछ देर तक वो पूनम की सांसों के साथ उलझता रहा, और फिर उसने धीरे से पूनम को बिस्तर पर लेटा दिया। रवि, क्या कर रहे हो तुम? पूनम खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन रवि पर तो खुमारी छाई हुई थी। पूनम रवि की बाहों में मचलने लगी, जबकि रवि पर मद पूनम सवार होने लगी। आंखों में शरारत भरकर कहने लगा, यार पूनम, इतनी तो नादान मत बनो। वही कर रहा हूं जो हर पति अपनी पत्नी के साथ करता है। लेकिन पूनम अभी इस रिश्ते को शुरू करने के लिए तन और मन दोनों से तैयार नहीं थी। पूनम का मन किसी भी तौर पर तैयार नहीं था कि वह अपना तन रवि को सौंप दे, और उसके दिलो दिमाग में एक ही जंग छिड़ी हुई थी। हालांकि अब तो रवि उसका पति बन चुका था। उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपना बना चुका था, और इसीलिए पूनम ने रवि को पीछे धक्का देते हुए कहा, रवि, भले ही हमारी शादी हो चुकी है और यह हमारी शादी की पहली रात है, लेकिन तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि किन हालातों में हमारी शादी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रिश्ते की शुरुआत पूरे मन से करूं, जब मेरे दिल और दिमाग में कोई भी डर ना हो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का डर सता रहा है। अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? एक कयामत खड़ी हो जाएगी। मुझे तो डर है कि मेरे पापा कहीं तुम्हारी जान के भी दुश्मन ना बन जाए। वह अपनी शादी की पहली रात को यादगार बनाना चाहता था और किसी भी तौर पर खराब करना नहीं चाहता था, और पूनम के डर से रोमांटिक रात का सत्यानाश हो रहा था। कम ऑन यार, आज हमारी वेडिंग नाइट है। तुम क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो जैसे कोई छोटी बच्ची हो? ये तो तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब हम पति पत्नी बन चुके हैं तो तुम्हें नहीं मालूम कि शादी के बाद क्या होता है। तुमने मुझसे शादी क्यों की है? ताकि सारा वक्त तुम अपने माँ बाप से डरी रहो। रवि पीछे हटते हुए पूनम की आंखों में देख रहा था। उसे पूनम पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो बार बार एक ही रट्टल लगाए बैठी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन और फिर पूनम बोलते बोलते चुप हो गई। अगर मोहब्बत करती हो तो? लेकिन कुछ नहीं। रवि ने उसे दोबारा अपनी बाहों में जकड़ा। बस आज की रात मेरी हो जाओ। आज तुम और मैं हैं। देखो, हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। रात का सन्नाटा है, और अब मेरे लिए खुद को तुमसे दूर रखना बहुत मुश्किल है। अब बस दोबारा कोई बहाना ना करो। पूनम को समझाते हुए वो खुद उसके पास हो गया था। रवि की उंगलियां पूनम के बदन पर गुस्ताखियां करने लगी थी, और पूनम के बदन में बिजलियां दौड़ने लगी थी। अब इस मोहब्बत भरे स्पर्श से भागना पूनम के लिए नामुमकिन था।
पूनम ने खुद को रवि की बाहों में सौंप दिया था। थोड़ी ही देर बाद सारी परेशानियों को भूलकर वह मोहब्बत के समंदर में डूब चुकी थी। वही मोहब्बत जिसे पाने के लिए उसने अपने माँ बाप के घर की दहलीज लांघी थी। रवि को पाने के लिए उसने हर हद पार की थी। धीरे धीरे रात बीत रही थी और वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। मोहब्बत ने अपनी मंजिल पा ली थी, लेकिन कौन जानता था कि ऐसी मोहब्बतों का अंजाम कितना भयानक होता है। सारी रात भी दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे और फिर अगली सुबह चिड़ियों के चहचहाट से पूनम की आंख खुली थी। वह रवि के पहलू में, रवि के बाजू पर सर रखे सो रही थी। जब आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। रात का एक एक सीन उसकी आंखों के सामने घूम गया था और शर्म से उसके गाल तकला हो गए थे। अचानक ही उसे रवि पर प्यार आ गया। उसने रवि के माथे को चूम लिया। पूनम के होठों का स्पर्श पाते ही रवि ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। पूनम को अपने सामने यूं हंसता मुस्कुराता देखकर रवि भी मुस्कुरा दिया था और उसे दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया था। उसके माथे पर प्यार करते हुए कहने लगा, पूनम मेरी जान, अब कैसा महसूस कर रही हो? रात तो तुम इतना डर रही थी कि एक पल के लिए तो तुमने मेरा मूड ही खराब कर दिया था यार। अब तुम मेरी पत्नी हो तो डरने की क्या क्या जरूरत है। जो होगा हम दोनों मिलकर हालात को फेस करेंगे। और यह सच भी था कि पूनम के दिल में अब कोई डर नहीं था। जो वहम थे वो धीरे धीरे निकल गए थे, क्योंकि रवि उसके साथ था। रवि का प्यार पूनम की सबसे बड़ी ताकत था। पूनम कहने लगी, रवि मुझे अब किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मैं तन और मन से तुम्हारी हो चुकी हूं। लेकिन बस एक वादा करो, कभी मुझे बीच मलधार में छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं। तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अपने सभी रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ आई हूं। पूनम की आंखों में अनदेखे डर सर उठाने लगे थे, लेकिन रवि जल्दी से उठकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों की मजबूत पकड़ में लेकर कहने लगा, पूनम रवि मर तो सकता है, लेकिन अपनी पूनम की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। यह कहकर रवि ने पूनम को अपने साथ लगाकर उसे तसल्ली दी। यह दोनों की जिंदगी नई शुरुआत थी और पहली सुबह थी जो बहुत ही रोशन थी। सुबह होते ही रवि ने पूनम से कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करना। ये एक छोटा सा एक कमरे का मकान था जिसे रवि ने अपने दोस्त की मदद से किराए पर लिया था। पूनम घबराकर कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन रवि ने मना कर दिया। वह कहने लगा, तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा के कितने ऊंचे संबंध हैं। अब तक वो यहीं कहीं शहरों की पुलिस को खबर कर चुके होंगे कि तुम लापता हो, और अगर किसी ने भी तुम्हें देख लिया तो बड़ी परेशानी होगी। तुम्हारे पापा अपनी पावर और पोजीशन का खूब इस्तेमाल करेंगे। रवि ने उसे बाहर निकलने के लिए सख्ती से मना किया और कुछ जरूरी सामान लेने का कहकर चला गया। पूनम को भी रवि की बात समझ में आ गई थी और उसने रवि को घर से बाहर अकेले भेज दिया और कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया और घर की साफ सफाई में लग गई। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे की तरफ बढ़ती गई और समय गुजरता चला गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। न रवि वापस लौटा था, न उसका फोन आया था। यहाँ तक कि रात का अंधेरा फैलने लगा था। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। रात के वक्त पूनम को बहुत डर महसूस हो रहा था। वह रो रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन किसी को भी अपना मसला नहीं कह सकती थी। उसके आसपास कोई भी तो नहीं था। वह सारी रात यूं ही परेशानी की आलम में जागती रही थी और फिर अगली सुबह का सूरज निकल आया था। ना चाहते हुए भी वो चादर ओढ़कर मुझे 5 रवि की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन बहुत तलाश करने के बावजूद उसे रवि के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और ऐसे ही दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर उसके कान में उसके पापा की बात सुनाई दी कि यह लड़का 4 दिन ऐश करने के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यह तुमसे नहीं, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। ये जानता है कि तुम्हारा बाप एक हाई प्रोफाइल इंसान है, इसीलिए यह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उसके पापा ने कई बार यह बात दोहराई थी और अब जब रवि का कुछ पता नहीं था तब यही बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वाकई रवि उसे छोड़कर चला गया था?
दूसरा दिन भी अपने अंत को पहुंचा था और पूनम वापस उसी एक कमरे के घर में बैठी थी। तीसरा दिन भी पूरी तरह से निकल गया था और रवि वापस नहीं आया था। पूनम को ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करना पड़ा कि रवि उसे छोड़कर चला गया है। शायद उसने उसे धोखा दे दिया था। उसके पापा यही तो कहते थे कि निचली जात का लड़का है, कब तुम्हें मुंह के बल गिराए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पूनम पूरा दिन रोती रही थी। उसके पास जो पैसे थे वे इतने थे कि वह महीने 2 महीने तक अपना गुजारा चला सकती थी। वह घर से अपना गहना और पैसे लेकर निकली थी और वह गहने और पैसे पूनम के पास जैसे के तैसे पड़े थे। रवि ने तो बाहर जाने से पहले भी पूनम से 1 पैसा भी नहीं मांगा था और ना ही उसकी उसी चीज को हाथ लगाया था। फिर वह कैसे यह मान लेती कि रवि ने उसे धोखा दिया है? क्योंकि अगर रवि के मन में फरेब होता, उसे धोखा देना होता, तो सबसे पहले वो पूनम के जेबर और उसके पैसों पर हाथ साफ करता और उसके साथ कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता रहने के बाद अपने तन की प्यास बुझाता। उसके बाद ही पूनम को छोड़कर जाता। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही रवि घर से गायब हो चुका था। पूनम के किसी भी सामान को हाथ भी नहीं लगाया था और इसीलिए पूनम यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि रवि उसे धोखा देकर जा चुका है। डर के मारे पूनम का दिल जोरों से धड़कने लगा था। पता नहीं क्यों उसे अनजाने डर सताने लगे थे और फिर वह भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई और रो रो कर रवि की सलामती और उसकी वापसी की दुआएं करने लगी। अगर रवि को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यही सोच सोच कर उसका दिल हौल रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वह इसी घर में रहकर रवि का इंतजार करेगी। उसके पास इतने पैसे और जेबर थे कि वो कुछ महीनों तक अपना गुजारा कर सकती थी। इसलिए उसने वापस जाने का फैसला न करते हुए इसी घर में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उसके लिए यह बहुत मुश्किल जरूर था क्योंकि हर पल उसे रवि की याद सताती थी। रवि के साथ बिताए वो पल उसे अंदर ही अंदर तड़पाते थे। आसपास के लोग उस पर नजरें जमाए बैठे थे। सब लोग उसे शक भरी नजरों से देखते थे क्योंकि अनजान जगह थी, अनजान लोग थे और यूं किसी अनजान लड़की का रहना शक में डाल रहा था। और इसीलिए कितने ही गैर मर्द उस पर नजरें जमाए बैठे थे। हर वक्त वह खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन वह रवि की वापसी का इंतजार करना चाहती थी। 20 से 25 दिन ही गुजरे थे कि पूनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मजबूरी में वह एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वह सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह उम्मीद से हो चुकी थी। वह रवि के बच्चे की मां बनने वाली थी, जबकि रवि का कोई अता बता नहीं था। पूनम के पास तो शादी का भी कोई सबूत नहीं था। उसने और रवि ने एक मंदिर में रात के अंधेरे में जाकर शादी की थी और फिर रवि उसे दूसरे शहर में ले आया था। वह किसको क्या कहती, क्या बताती कि यह बच्चा किसका है? अगर वापस जाती तो उसके माँ बाप को शायद यकीन भी न होता कि वह शादी करके लौटी है और अब यह बच्चा, यह तो जैसे उसके लिए एक नई परीक्षा थी। पूनम सारा वक्त इस खुशखबरी पर रोती रहती थी और रवि की वापसी की दुआएं करती थी। लेकिन 15 दिन और गुजर गए थे और रवि लौटकर नहीं आया। उसके पास जो पैसे थे वे अब खत्म होने वाले थे। उसके पेट में रवि का बच्चा था और अब इस नए शहर में और दिन गुजारना उसके लिए असंभव हो गया था। मजबूरी में उसने वापसी का टिकट लिया और अपने शहर वापस चली गई। अपने पापा के दरवाजे पर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोई। ये वही दरवाजा था जिस पर उसने दोबारा कभी कदम न रखने का सोचा था और इसीलिए तो वह रवि के साथ यहां से भागी थी। लेकिन अब वह दोबारा उसी दहलीज पर थी। पूनम को देखते ही उसके पापा ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया था, जबकि माँ ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। बड़ी मुश्किल से उसे अपने ही घर में जगह मिली थी और जब उसके माँ बाप को यह पता चला कि वह उम्मीद से है तो उसके पापा ने साफ कह दिया कि वह उसका अर्शन करवा देंगे। वे ऐसे बच्चे के नाना नहीं बनना चाहते जिसका बाप नीच जाति से संबंध रखता था। पूनम के पापा ने साफ साफ कह दिया कि वे जल्दी ही उसे दोबारा किसी के साथ विदा कर देंगे। पूनम सारा समय रोती हुई कमरे में बंद रहती थी और फिर यहां तक कि उसका बच्चा खुद बखुदा गिर गया। मानसिक यातना होने उसके बच्चे की जान ले ली थी। उसके पापा ने खुद उसकी शादी अपने अमीर कारोबारी दोस्त के बेटे से तय कर दी। उसकी शादी का दिन
सर पर आ गया था। और यह बात सिर्फ उसे और उसके माँ बाप को कि वो रवि से शादीशुदा है। वो दोबारा दुल्हन बनकर खड़ी थी। दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसका दिल शादी के लिए राजी नहीं था। वो अब भी रवि की वापसी का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसने यह मान लिया था कि जरूर रवि ने उसे धोखा दिया है। खैर, शादी का समय आ गया था। बारात भी आ चुकी थी। वह बड़े बोझल दिल के साथ मंडप तक पहुंची थी। दिल बार बार उसे मलामत कर रहा था कि रवि की पत्नी होते हुए भी वह कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है। मगर फिर वहीं उसे रवि की बेवफाई का भी ख्याल आ रहा था, जो उसे एक अजनबी शहर में छोड़कर खुद न जाने कहाँ चला गया था। इन्हीं सब सोच के बीच फेरे लेने का समय आया तो जैसे ही वह खड़ी हुई, उसके कदमों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि सामने ही वह चीखें मार मार कर रोना चाहती थी। सोच रही थी कि किस्मत ने मेरे साथ यह क्या खेल खेला था। मैं उस समय को कोसने लगी जब मैंने रवि से मोहब्बत की थी। मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर थे। मेरे पापा एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते थे। इकलौती बेटी होने की वजह से मुझे इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं जिस चीज पर हाथ रखती वह मुझे मिलल जाती। लेकिन कभी कभी इंसान का यही घमंड उसे चूर चूर कर देता है, क्योंकि जिस लड़के से मुझे प्यार हुआ मैं चाहकर भी उसे हासिल ना कर सकती थी। और जब ये बात मेरे पापा को पता चली कि मैं रवि से प्यार करती हूँ, तो पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में धक्का दिया था और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि मैंने वो गलती की थी जो हमारे जात के लोगों में बहुत बड़ा पाप समझी जाती थी। हम ऊंची जाति के लोग थे और मैंने जिस लड़के से प्यार किया था वह हमसे कम जाति का था। काश कि मुझे पता होता कि यह जात पात का भेदभाव हमारी मोहब्बत को निगल जाएगा, तो मैं कभी भी प्यार जैसी गलती न करती, या प्यार करने से पहले जात पात देख लेती। लेकिन मोहब्बत इतना वक्त कहाँ देती है। मैंने भी जब पहली बार रवि को देखा तो वो खुद ब खुदा बात पैदा हो गए। काश कि मुझे पता होता कि मेरी जात हमारी मोहब्बत के लिए कितनी बड़ी दीवार है, तो मैं मोहब्बत करने से पहले एक बार जरूर सोच लेती। लेकिन अब तो मुझे रवि से मोहब्बत हो गई थी। अब क्या हो सकता था। मुझे लगा था कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाऊं मनाऊंगी तो वह लोग राजी हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरे हैरत की हद ना रही जब मेरे पापा ने ना सिर्फ मेरे मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़े, बल्कि मुझे मेरे ही कमरे में कैद कर दिया। मेरे वे पापा जो मुझे सरा आंखों पर बिठाते थे, जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी जरा सी तकलीफ पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज जात पात की वजह से वे मुझ पर हाथ उठा चुके थे। मैं अपने कमरे में कैद आंसू बहा रही थी। ना मेरे पापा को मुझ पर तरस आया था और ना ही मेरी माँ को रहम, क्योंकि उनके नजदीक मैं एक पापी लड़की थी जिसने नीच जाति की लड़की को अहमियत देने की कोशिश की थी। सारा वक्त मैं रोती रहती थी। रवि से संपर्क करने का भी मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मेरे पास मोबाइल नहीं था और ना ही कोई और जरिया। और ऐसे ही दोपहर से रात और रात से अगला दिन निकल गया था। अगली सुबह मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो पापा मेरे सामने खड़े थे। कहने लगे, उस लड़के की मोहब्बत का भूत उतर गया, या अब भी तुम्हें उससे मोहब्बत है। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। मुझे लगा अगर मैं कहूंगी कि मेरे दिल से रवि की मोहब्बत कभी नहीं निकल सकती, तो वे फिर से मुझे सारी जिंदगी इसी तरह कैद रखेंगे। और इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और अपने पापा के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने पापा से कहा कि मुझ पर रहम खाएं, मुझे अब किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं इस बंद कमरे में नहीं रह सकती। पापा ने कहा कि मैं तुम्हें कमरे से तो निकाल दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगा। तुम्हारी 12वीं कक्षा की परीक्षा थी। मैंने सोचा था इसके बाद तुम्हें दूसरे शहर भेजूंगा ताकि तुम खूब पढ़ लिख सको, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद मैं उसके बेटे के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। रवि के सिवा मैं किसी और का ख्याल भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उस वक्त मेरी खामोशी ही मेरे बेहतर भविष्य की जमानत थी। इसीलिए मैं खामोश हो गई। मगर जैसे ही पापा ने मुझे परीक्षा देने के लिए स्कूल जाने की इजाजत दी, तो मैं तुरंत रवि के पास आ गई और उसे सब कुछ बता दिया।
वह पहले ही मेरे लिए बहुत परेशान था। कई बार मेरे घर भी आया था। उसने बताया कि मेरे पापा ने उसे मार पीट कर भगा दिया था। उसके माथे पर मौजूद निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मेरे पापा अपनी ऊंची जाति के घमंड में किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर मेरे पापा के हाथ बहुत ऊपर तक थे। वे बहुत पैसे वाले होने के साथ साथ बहुत संबंध भी रखते थे। इसलिए मुझे रवि की जिंदगी की चिंता होने लगी थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पापा उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए मैंने हमारे इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपा लिया था। मैं छुप छुप कर रवि से मिलने लगी थी, लेकिन यह चोरी छिपे की मोहब्बत भी ज्यादा दिन छुप ना सकी। मेरे पापा ने ना जाने किस किस को मुखबिर के तौर पर छोड़ रखा था कि उन्हें यह खबर मिल गई कि मैं अब भी रवि के साथ संबंध में हूं। और फिर उन्होंने मुझे आखिरी बार यह बात समझाई थी कि अब अगर मैं रवि के साथ नजर आई तो बना केवल मेरी टांगे तोड़ देंगे, बल्कि रवि को भी जलाकर रख देंगे। और इसीलिए मैंने रवि से बात करना ही खत्म कर दिया। मैं चुपके चुपके भी उससे मुलाकातें नहीं करती थी। मैंने बस उसे पेपर पर यह बात लिखकर बता दी थी कि अगर वह मुझसे कोई संबंध रखेगा तो उसकी जान को खतरा होगा। और फिर एक दिन रवि ने मुझे एक चिट्ठी लिखकर किसी लड़की से भिजवाई, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें दूर ले जाना चाहता हूं। हम दूर कहीं जाकर शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। हम किसी के हाथ नहीं आएंगे, बस तुम मेरे साथ चलने के लिए हाँ कह दो। रवि की बात पढ़ने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे अपने पापा के बारे में अच्छे से अंदाजा था, इसीलिए मैंने उसे इनकार कर दिया। लेकिन वह बार बार इसी तरह के खत मुझे भेजता रहा। और फिर जब मुझे पता चला कि मेरे पापा अपने किसी कारोबारी दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, तो मुझसे ना रहा गया। मैं रवि के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए रात के अंधेरे में सारे गार्ड से छुपते छुपाते मैं घर की पिछली दीवार बांधकर फरार हो गई थी। और रवि मुझे लेकर सीधा रेलवे स्टेशन आ पहुंचा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन रवि ने मुझे तसल्ली दी थी। वह कहने लगा, मेरे माँ बाप गांव गए हुए हैं, इसीलिए घर पर ताला है। मैं तुम्हें लेकर दूसरे शहर भी चला जाऊं तो मुझे अपने घर वालों की फिक्र नहीं होगी। मुझे यह चिंता नहीं होगी कि मेरे पीछे मेरे घर वालों के साथ कुछ बुरा होगा। वे सब के सब गांव गए हैं और हमारे गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पास पड़ोस वालों को भी हमारे गांव की खबर नहीं है कि हम किस गांव से संबंध रखते हैं। रवि ने मुझे हर तरह से संतुष्ट किया था और फिर हम दूसरे शहर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही रवि ने पहले एक मंदिर में मुझसे शादी की थी और उसके बाद वह अपने एक दोस्त के जरिए एक घर का इंतजाम कर चुका था। इसलिए वह सीधा मुझे उस घर ले गया था। लेकिन वहां जाकर भी मुझे तसल्ली नहीं थी। बार बार यह डर सता रहा था कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढ लिया तो रवि के साथ ना जाने क्या करेंगे मेरे पापा। बार बार यही कहते थे कि रवि हमारी बराबरी का नहीं है, ऐसे लोग धोखा देते हैं। वह भी बस तुमसे अपना मतलब पूरा करेगा और तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। लेकिन मैं रवि से मोहब्बत करती थी, इसलिए मुझे उस पर अंधा भरोसा था। मैंने खुद को रवि के हवाले कर दिया था और वह मुझ पर अपनी बेइंतहा मोहब्बत लुटाने लगा था। लेकिन यह मोहब्बत बस एक रात के लिए ही थी, क्योंकि अगले दिन रवि न जाने कहाँ गायब हो गया था। और फिर आने वाले 2 महीने मेरी जिंदगी में बहुत ही दुख भरे थे। मैंने रवि के बिना उस दूसरे शहर में बहुत मुश्किल से दिन गुजारे थे। सारी सारी रात मैं इस डर से जागती रहती थी कि कहीं कोई गैर मर्द मेरे घर में ना घुस आए। आसपास के लोगों को यह खबर थी कि मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लगा रहता था। और फिर जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता न बचा कि मैं वापस अपने घर चली जाती। और फिर जब मैं अपने घर गई तो मेरे पापा ने न सिर्फ मेरे ऊपर हाथ उठाया, बल्कि मेरी मोहब्बत का भी खूब मजाक बनाया और वापस मेरा रिश्ता उसी लड़के के साथ तय कर दिया जिसके साथ मेरे रिश्ते की पहले बात चल रही थी। मेरी प्रेगनेंसी नेचुरली तौर रूप से गिर गई थी और मैं इस दूसरी शादी के लिए मजबूर थी। बहुत मुश्किल से मैं दुल्हन बनी थी और मंडप पर पहुंची थी। दिल बार बार रवि को पुकार रहा था। मैं अपनी ही सोच में मग्न थी और जब फेरे लेने का समय आया और पंडित जी ने खड़े होने को कहा तो मैं खड़ी हो गई। लेकिन सामने जो दृश्य देखा
मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। रवि मेरे सामने खड़ा था, फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था। पूरे 3 महीने बाद हम एक दूसरे के सामने थे, और वह भी इस तरह कि मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही थी, जबकि मैं पहले से रवि की पत्नी थी। रवि आगे आया और गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो पूनम? तुम मेरी पत्नी हो। हमने शादी की है, तो फिर तुम कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती हो? ये बात सुनकर मेरे पापा ने गुस्से से रवि की ओर देखा और फिर गार्ड्स को कहा कि वह रवि को उठाकर बाहर फेंक दे। लेकिन मैं मंडप से उतरकर भागी और रवि से लिपट गई। मैंने पापा से कहा कि यह मेरा पति है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। कम से कम मुझे इस तरह इससे यह तो पूछने दे कि वह इतने अरसे कहाँ था। मेरी बात सुनकर रवि कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह खरीदने गया था, लेकिन फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत बुरी तरह हादसे का शिकार हुआ था। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। सिर पर चोट लगने की वजह से मैं कोमा में चला गया था। 2 महीने से सरकारी अस्पताल में कोमा में पड़ा था, और फिर जब मुझे होश आया तब मैं तुम्हारी तलाश करने लगा और फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा। लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी कि मैं उसके पीछे किसी दूसरे मर्द से शादी के लिए हाँ कह दूंगी। रवि की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे लगा तुमने मुझसे बेवफाई की है, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गई थी। मेरे पापा ने गुस्से से गार्ड्स को बुलाया और कहने लगे, इस लड़के को यहाँ से दूर फेंको, और मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगे, जाओ फेरे लो, सब मेहमानों में तमाशा बन रहा है। पापा का गुस्सा चरम पर था, मगर तब तक वह दूसरा व्यक्ति जो मेरा पति बनने जा रहा था, वह सच्चाई जान चुका था। कहने लगा, जब पूनम और रवि पति पत्नी हैं, तो फिर मैं पूनम के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? बारात वापस लौट गई थी। मेरे पापा ने रवि को बहुत मारा पीटा, गार्ड्स ने भी उसे बहुत मारा था, लेकिन मैं उसे बचाने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि मेरी माँ बीच में आई, और फिर मेरी माँ ने मेरे पापा से विनती की कि शादी को कबूल कर ले। पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन माँ ने अपना वास्ता देकर उन्हें राजी किया था, और पापा ने मुझे रवि के साथ घर से निकाल दिया और मुझसे अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया था। मैं रवि के साथ उसके घर पहुंच गई थी। हम दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की थी। मुझे रवि से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी कि मैंने उसे बेवफा समझा था। मैंने उसकी मोहब्बत पर भरोसा न करके दूसरी शादी करने जा रही थी। अगर रवि कुछ देर और कर देता तो शायद मैं किसी और की पत्नी बन जाती। शायद मैं किसी और के साथ वह संबंध बना लेती जो सिर्फ और सिर्फ रवि का हक था। लेकिन शुक्र था कि आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि जात पात का फर्क कुछ नहीं होता। अगर इंसान को मोहब्बत हो तो वह किसी भी जात के इंसान से रिश्ता जोड़ सकता है। रिश्ते मोहब्बतों की बुनियाद पर कायम होनी चाहिए, न कि जात पात की बुनियाद पर। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।